हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास स्टडी विंग। तो मैं करवा रही हूँ सीटेट एसएसटी के बच्चों का जियोग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री का वन लाइनर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। 6 to 10 तक का एनसीईआरटी का ये निचोड़ है। तो आइए वन लाइनर देखते हैं। सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास देखते हैं। भारत पर अरब आक्रमण। भारत पर अरब आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम अरब आक्रमणकारी जो है वो मोहम्मद बिन कासिम था। अब ज़रा यहाँ पे आराम से फोकस कीजिएगा और देखिएगा कि ये इस लाइन से उठ के आराम से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत पे पहला मुस्लिम अरब आक्रमणकारी कौन था। तो मोहम्मद बिन कासिम था। तो इसमें से असर्शन रीजन भी आ सकता है, जिससे आप लोगों को बहुत डर लगता है, और नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है। वही देखिए सेकेंड लाइन है, इसने रावर के युद्ध में 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिद को पराजित किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने रावर के युद्ध में सिंध के राजा दाहिद को पराजित किया था 712 में। 713 में मुल्तान को जीत लिया। जीते हुए क्षेत्र की राजधानी अल मंसूरा को बनवाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया कर लगाया। मोहम्मद बिन कासिम ने 5 लोगों को जजिया कर से मुक्त रखा था, बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग और औरत। ये सवाल न जाने सीटेट के पेपर 2 में कितने बार आया है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक नहीं रहेगा तो वो आपको करना होगा। वही सेकेंड देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। इसके पीछे रीजन ये था कि फिरोज शाह तुगलक की मम्मी जो है वो सोनार थी, तो वो उस पर हिंदू होने का आरोप न लगे, इस वजह से बेचारे ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। वहीं अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर पूरी तरह से समाप्त कर दिया। और फिर औरंगजेब ने 1779 ईस्वी में पुनः जजिया कर जो है वो लगा दिया। ये वन लाइनर, इसमें जितनी भी 8-10 लाइन है, ये सारी लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपने माइंड में अच्छे से फिट कर लीजिएगा। आराम से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। वहीं देखिए, भारत पर तुर्क आक्रमण जो है, भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी जो है वो सुबुक्तगिन था। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगिन था। अरब आक्रमणकारी तो आप देख लिए। अब अरब आक्रमणकारी तो आप देख लिए। अब तुर्क आक्रमणकारी देखिए, तो वो सुबुक्तगिन था। इसने 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पराजित कर दिया। सुबुक्तगिन का बेटा जो है वो महमूद गजनवी था। सुबुक्तगिन का बेटा महमूद गजनवी था, जो अफगान के गजनी का रहने वाला था। महमूद गजनवी ने 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी की ये स्टोरी आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि इसने 17 बार आक्रमण किया था, और इसका काम था आराम से बस आके लूटना, यहाँ पे रहना इसका काम नहीं था। इसका काम था आओ लूटो पाटो खाओ पियो चले जाओ। वहीं इसने 1018 ईस्वी में कन्नौज को लूटा। 25 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था महमूद गजनवी ने। 1027 ईस्वी में इसने जाट के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया। महमूद गजनवी के साथ फिरदौसी, अलबरूनी तथा उतवी जैसे इतिहासकार आए थे। उतवी ने किताब उल यामनी की रचना की थी। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था, जबकि अलबरूनी ने किताब उल हिंद लिखा था। तो ये बुक्स के भी नाम आते हैं, और कौन से इतिहासकार महमूद गजनवी के साथ आए थे, इसमें से भी आराम से क्वेश्चंस आते हैं। वही तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण आइए देखते हैं। तुर्क एक जनजाति थी जो अफगानिस्तान के क्षेत्र की थी। इसके दूसरे चरण का नेतृत्व जो है वो मोहम्मद गौरी ने किया था। मोहम्मद गौरी का मूल नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। 1173 ईस्वी में यह शासक बना। 75 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया, और 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद के सहयोग से पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी। ये युद्ध जो है तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध काफ़ी पॉपुलर रहा है। इस पे मूवी भी बनी है, आप लोगों ने देख ही रखा होगा।
तो ये दोनों युद्ध अच्छे से याद रखिएगा। पहले में मोहम्मद गौरी ने, पहले युद्ध में प्रथम में मोहम्मद गौरी को पराजित किया गया और सेकेंड में गौरी ने पराजित कर दिया। वहीं 1194 ईस्वी के चंदावत के युद्ध में फिरोजाबाद में इसने गढ़वाल शासक जयचंद्र को जो है वो पराजित कर दिया। किसने? मोहम्मद गौरी ने। गौरी का सेनापति जो है वो बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया तथा बिहार शरीफ नामक शहर बसाया। 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया तथा बिहार शरीफ नामक शहर बसाया। 1205 ईस्वी में गौरी ने अपना अंतिम अभियान पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध किया। 1206 ईस्वी में दैमक नामक स्थान पर रामलाल खोखर ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। चलो ये मामला खत्म। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत पे 1206 से 1526 तक। तो इसमें मैंने ये निमोनिक बनाया है, गुलाब खिले तो सांस लो, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये आप ऐसे निमोनिक से याद कर सकते हो। तो गुलाम वंश है वो 1206 से 90 तक रहा है। इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 4 साल तक ही इसने राज किया। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की बल्कि मलिक तथा सिपाही सलार की उपाधि, यहाँ सलार होगा द नहीं द, मैं कोशिश करती हूँ, सलार की उपाधि धारण की। यह गरीबों के प्रति दया का भाव रखते थे अतः इन्हें हातिम कहा गया। लाखों में दान देते थे अतः इन्हें लाख बख्श भी कहते हैं। ये सवाल आता है कि लाख बख्श की उपाधि जो है वो किसे दी जाती है? तो लाख बख्श की उपाधि जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी जाती है। इन्हें कुरान याद था इसलिए इन्हें कुरान खान भी कहते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे मैं टिक लगा रही हूँ। कुरान खान भी कहते हैं। उनके दरबार में मिनहाज उस सिराज रहते थे जिन्होंने तबकाते नासरी पुस्तक लिखी। ये जो पूरा लाइन ही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनहाज उस सिराज रहते थे जिन्होंने तबकाते नासरी पुस्तक लिखी थी। ऐबक ने अजमेर विजय के बाद वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया। ये भी आप लोगों को पता है कि इसमें से बहुत सवाल आते हैं। एक सेकंड मैं इरेज कर देती हूँ। तो 2.5 दिन का झोपड़ा यहाँ पे बनवाया था। अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर दे रही हूँ, नामक मस्जिद बनवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुवैत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई जो भारत की पहली मस्जिद थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु जो है वो बख्तियार काकी थे। ऐबक ने अफगानिस्तान के जाम मीनार से प्रेरित होकर दिल्ली महरौली में कुतुब मीनार बनवाई किंतु पूरा नहीं कर सका। ऐबक कुतुब मीनार को 2 मंजिल बनवाया था जबकि शेष 3 मंजिल को इल्तुतमिश ने पूरा किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय उस मीनार पर बिजली गिर गई। फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनः निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी इस मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाना प्रारंभ किया किंतु इंजीनियरों की गलती के कारण यह सफल नहीं हुआ। अब वही देखिए 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। ऐबक का मकबरा लाहौर में है। ऐबक का मकबरा जो है वो लाहौर में है और राजधानी जो है ऐबक ने अपनी लाहौर बनवाई थी। इतना हो गया। इतना इल्तुतमिश में से 99% चांस है कि इल्तुतमिश में से अगर क्वेश्चन बना तो इसी 1 लाइनर में से बनेगा, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं जाएगा। वहीं इल्तुतमिश देखिए 1211 से 36 तक। इसे गुलाम का गुलाम कहते हैं क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। शासक बनने से पहले यह बदायूं यूपी का सूबेदार था। उसने अपनी राजधानी दिल्ली बनवाई। इसने चांदी का टाका तथा तांबे का जीतल प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार आया है, चांदी का टाका और तांबे का जीतल, ये पूरा लाइन ही इम्पोर्टेंट है। इल्तुतमिश ने वेतन के बदले भूमि दिया जिसे इक्ता व्यवस्था कहते हैं। ये वेतन नहीं देके अपने कर्मचारियों को भूमि दिया करता था। इसने 40 तुर्क सरदार का एक सलाहकार परिषद बनाया जिसे तुर्काय चेहलगाम या 40 दल कहते हैं। इसके समय जियाउद्दीन मंगवरनी का पीछा करते हुए चंगेज खान दिल्ली की सीमा तक पहुंच गया।
इल्तुतमिश जियाउद्दीन को अपनी सदन नहीं दी। इल्तुतमिश को शुद्ध इस्लामी पद्धति का वास्तविक संस्थापक जो है वो बोलते हैं। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। उसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इसके बेटे थे पर फिर भी क्योंकि बेटे बहुत ज़्यादा इसके योग्य नहीं थे, इसलिए इसने अपनी बेटी को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। 36 से 40 आइए देखते हैं। यह पहली महिला शासका थी। यह पुरुषों की भांति वस्त्र पहनकर शासन करने लगी, जो 40 तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था। पहली मुस्लिम शासका थी और पुरुषों की भांति वस्त्र पहनकर जो है ये शासन करने लगी, तो 40 तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था। दिल्ली के मलिक याकूत के साथ रजिया के घनिष्ठ संबंध थे। तवाद हिंद के इक्तादार मलिक अल्तुनिया रजिया की अधीनता करने से इनकार कर दिया, जिस कारण रजिया ने उस पर आक्रमण कर दिया, किंतु युद्ध में खुद को हारता देख रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। किंतु रास्ते में लौटते समय डाकुओं के हमले में हरियाणा के कैथल में रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या हो गई। दिल्ली में 40 सरदारों ने याकूत की हत्या कर दी। इधर याकूत जो उसका घनिष्ठ संबंध था उसको इधर मार दिया 40 सरदारों ने, और इधर अल्तुनिया और रजिया को हरियाणा के कैथल में मार दिया। रजिया एक असफल शासिका साबित हुई। इसका प्रमुख कारण इसका महिला होना था। इतिहासकारों का कहना है कि अगर रजिया महिला न होती तो इसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता, क्योंकि देखिए डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से हमारी सोसाइटी में चलते आ रहा है। उस समय जहाँ 40 सरदार बैठे हैं उसमें से एक भी महिला नहीं है, रजिया जा रही है वहाँ राजा बन के शासन कर रही है, तो ये उन लोगों के मन में ना कहीं खटकता था, अच्छा नहीं लगता था। वाकई में अगर रजिया महिला ना होती तो वो एक बहुत ही अच्छी शासिका होती। वहीं बहरम शाह जो है 40 से 42, अलाउद्दीन 42 से 46 और नसरुद्दीन महमूद जो है वो 46 से 65 तक रहा। रजिया के बाद ये सारे सुल्तान बने थे, किंतु ये सारे जो है वो अयोग्य थे। अब आइए बात करते हैं बलबन की। जूम कर दूं, दिखाई नहीं दे रहा है क्या आप लोगों को? देखिए बलबन 1266 टू 1286 से नसरुद्दीन महमूद ने बलबन आमिर को अपना वजीर नियुक्त किया। संतानहीन नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात वजीर बलबन स्वयं सुल्तान बन गया। बलबन यह ईरान का रहने वाला था। बलबन जो है ईरान का रहने वाला था। इसने सजदा तथा पैगोश जैसी ईरानी पद्धति को भारत में लागू किया। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, सजदा और पैगोश सीटेट में न जाने कितने बार आया है। इसने नौरोज त्यौहार भी प्रारंभ किया, नौरोज भी आता है। इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, अर्थ आक्रमण नीति को जो है वो अपनाया। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? तो बलबन ने। ये जो सारा है बलबन वाला, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है सीटेट में आ गए हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे होंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मोस्टली क्वेश्चन जो है यही वन लाइनर से बन रहा है। बलबन ने 40 दल को जो है वो समाप्त कर दिया। इसने स्वयं को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया और लोगों को सिजदा, घुटने पर बैठकर सर को भूमि तक झुकाने के लिए कहता था। बलबन न्याय प्रिय शासक था एवं गुलामी के साथ अमानवीय व्यवहार करने वालों को कड़ी सजा देने का पक्षपाती था। उसने शक्तिशाली सेवा एवं गुप्तचर विभाग का गठन किया, पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई तथा नए दुर्गों का निर्माण करवाया। बलबन के बारे में इतना इम्पोर्टेंट है। वहीं खिलजी वंश 1290 टू 1320। जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इन्होंने जनता के इच्छाओं के अनुरूप ही शासन किया। यह एक उदारवादी शासक था। इन्होंने दक्षिण भारत विजय के लिए अपना भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतकर वहां से अत्यधिक धन लूट लिया। जलालुद्दीन ने जब धन का हिसाब मांगा तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। अब अलाउद्दीन खिलजी की आइए बात करें। यहाँ पे खिलज हो गया है, सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज कर लीजिएगा। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ करने की। हाँ तो 1296 से 1316
इसके बचपन का नाम जो है अली गुरसब था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसब था। इसने सिकंदर की भांति विश्व विजय का अभियान चलाया। इसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी कहते हैं। इसने खलीफा पद को मान्यता दिया। इसने मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली को लाया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की परंपरा लागू की। घोड़े को दागने की परंपरा लागू की ताकि इससे घोड़े पहचान में आ सकें। तो ये घोड़े के दागने की परंपरा जो है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। इसने शासक बनने के बाद 4 घोषणाएं की। अस्थायी गुप्तचर की स्थापना, दान में दी गई भूमि को खालसा में परिवर्तन, जो भूमि दान में दे दी गई है ना उसको सरकारी भूमि में परिवर्तन करके और उस पर ये अपना कब्जा कर लेता था। नशा पर प्रतिबंध सॉरी छोटे त्योहार तथा अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके 4 प्रमुख कर थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 प्रमुख कर लगाए थे, जैसे जजिया, जकात, खरात, खुम्स। तो जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जकात यह मुसलमानों के आय पर लिया जाता था। मुसलमान जितना बेचारे कमा रहे हैं उनके आय पे जकात लिया जाता था। खरात यह मुसलमान की भूमि जितना है तो मुसलमान से एक जमीन टैक्स जो है वो लिया जाता था। खुम्स यह सैनिकों से लूट कर लिया जाने वाला कर था तथा मकान पर घरी नामक कर, चारागाह पर चरी नामक कर लिया जाता था। जैसे नॉर्मल से रिलेट करके याद कर लो ना, घर पे घरी नामक और चारागाह पे चरी नामक कर लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के विभाग: दीवाने अरीज सैन्य विभाग, दीवाने इंसा शाही आदेश को पालन करने वाला विभाग, दीवाने वजीर पीएम यह प्रधानमंत्री का पद था जो वजीर के नियंत्रण में था। यह सबसे महत्वपूर्ण पद था। दीवाने यह विदेश विभाग था और धार्मिक मामले में भी उसके बाद दीवाने यह विदेश विभाग या धार्मिक था और धार्मिक मामले भी देखे जाते थे। दीवाने जो विभाग था यहाँ विदेश विभाग देखा जाता था और धार्मिक मामले जो है रिलीजन से जुड़े हुए जो मामले हैं वो भी देखे जाते थे। दीवाने रियासत या बाजार पर नियंत्रण रखता था। अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान: अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत दोनों का अभियान किया। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो हुए, इस आक्रमण के कारण इसकी उत्तरी सीमा जो है असुरक्षित हो गई। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। 301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभौर को जीता। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभौर को जीता। यहाँ पे मुझे लगता है मिसप्रिंट हो गया है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीता। चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के लिए किया और यहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया, किंतु चित्तौड़ की महिलाओं ने जौहर कर लिया और अलाउद्दीन खिलजी के हाथ कुछ नहीं लगा। ये आप लोग पद्मावती मूवी तो देखे ही होंगे तो उसमें अच्छे से आप लोगों को पता होगा। अलाउद्दीन जब तक दरवाजे किले को तोड़कर अंदर पहुंचता है तब तक सारी रानियां जो है वो जौहर कर लेती हैं। अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति थे: जफर खां, नुसरत खां, नूरसत खां था, उलुग खां उलुग था, अब मलिक कफूर। ये जो है 4 प्रमुख सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो है 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था खिलजी वंश में। ये जो है खलीफा के पद को मान्यता नहीं दिया था मुबारक शाह खिलजी ने, और यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहन कर आ जाता था और कभी कभी निर्वस्त्र ही आ जाता था। खुसरो खान ने 1320 में इसकी हत्या कर दी मुबारक शाह खिलजी की। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं अलाउद्दीन खिलजी वंश में, इसलिए मैंने इसका PDF बनाया नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारा तुगलक वंश 1320 से 1414। तो तुगलक वंश में आइए पढ़ते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। किसानों की सहायता के लिए नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। जौना खान ने तेलंगाना जीतकर उसका नाम सुल्तानपुर रख दिया। विजय के बाद जौना खान को मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाने लगा। यहाँ पे जौना खान होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा, वो छूट गया है इसका।
मात्रा। गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया, किंतु बंगाल से उतने धन की जो है प्राप्ति नहीं हुई जितना इन लोगों को उम्मीद था। निज़ामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया कि मेरे दिल्ली पहुंचने तक दान में दी गई भूमि का हिसाब तैयार रखें। इसके उत्तर में निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुजूर, दिल्ली अभी बहुत दूर है। ये सवाल कितनी बार सीटेट में आ चुका है कि हुजूर, दिल्ली अभी कितनी बहुत दूर है। ये किसने कहा, किससे कहा? असर रीजन में ये सवाल बहुत बार आ चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक ने यूपी के अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक के विश्राम के लिए लकड़ी का महल बनवाया, किंतु इस महल के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये राजा बना। तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसका मूल नाम जौना खान था। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। यह 23 भाषाओं का अच्छा जानकार था। साथ ही ज्योतिष, खगोल तथा गणित का भी अच्छा विद्वान था। इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा शासक अगर कोई था तो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसके समय सल्तनत काल का विकास बहुत तेजी से हुआ, साथ ही बिखराव भी है वो भी बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि इसने बहुत सारी गलतियां की थी। इसलिए आइए देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की 5 सबसे बड़ी गलतियां। उसने दोआब पर तब टैक्स लगा दिया जब वहाँ पे अकाल पड़ा था। अब अकाल पड़ा हुआ है वहाँ पे फिर टैक्स लगा दिया, तो इसलिए ये इसकी बहुत बड़ी गलती हुई। इसने तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलवाई, किंतु इस मुद्रा का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने लगा। इसने मंगोल आक्रमण के डर से दक्षिण में इस्लाम के प्रसार के लिए राजधानी देवगिरी बनवाई, जो असफल रहा। इसने खुरासान पर आक्रमण के लिए 3 लाख सैनिकों की फौज बनाई, उन्हें अग्रिम वेतन भी दिया, किंतु अंतिम समय में इन लोगों ने संधि कर लिया, तो वेतन जो है पहले वो दे दिया था वो तो वेस्ट ही हो गया। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर विजयनगर की स्थापना कर ली। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर ली। 33 ईस्वी में मोरक्को है अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता 7000 किलोमीटर की यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचा। बिन तुगलक ने इसकी विद्या से खुश हुआ और उसे दिल्ली का जज नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक होली का त्यौहार अपने दरबार में मनाता था। तो ये जो सवाल है इब्न बतूता, ये भी बहुत बार आ चुका है। और ये भी सवाल आ सकता है कि मोहम्मद कौन सा सुल्तान जो है होली का त्यौहार मनाता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकारों का कहना है कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपने जनता से छुटकारा जो है वो मिल गया। ये मोहम्मद बिन तुगलक की बात यहाँ तक हुई। आइए अब दूसरे की बात करते हैं। चलिए अब एमबीटी की बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। एमबीटी कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। यह जौना खान का चचेरा भाई था। इसकी माता जो है वो सोनार थी। इस पर हिंदू होने का आरोप न लगे इसलिए इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। ये मैंने पहले ही लाइन में आप लोगों को बताया था कि इस पे आरोप न लगे इसलिए इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। इसने अशोक के हरियाणा के टोपरा अभिलेख को तथा यूपी के मेरठ के अभिलेख को दिल्ली में स्थापित कर दिया। इसने अलग से एक निर्माण विभाग बनवाया और 300 से अधिक नगर का निर्माण कराया। इसे जौनपुर, फिरोजाबाद और फैजाबाद। इसने 12 से अधिक फलों के बाग बगीचे लगवाए ताकि फलों की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। जो किसान सरकारी नहर से खेती करता था उसे हक सर्वे नामक कर देना होता था, जो कुछ उपज का 10% 1/10 के अप्रोक्स था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक दास जो है 1,80,000 थे। ये क्वेश्चन सीटेट के साथ साथ बीपीएससी टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में भी आया है कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक दास किसकी दरबार में थे। इसने दासों की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदगान बनाया था। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी देता था। गरीब, असहाय तथा अनाथ की सहायता के लिए इसने एक अलग विभाग दीवाने खैरात बनवाया था। खैरात मतलब तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा ना, खैरात जहाँ फ्री में मिलता है वही तो खैरात होता है। पर बनवाया किसने था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। सरकारी खर्च पर हज यात्रा करवाई इसने। विभिन्न धर्म में आपसी समन्वय के लिए इसने एक अनुवाद विभाग बनवाया।
फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। फिरोज FST को जो है फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहते हैं, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए। फ्री में हज यात्रा वगैरह करवाई, बेरोजगारों को भत्ता दिया, खैरात बंटवाई। तो ये एक तो अकबर भी बहुत ही अच्छा ये सुल्तान रहा है, और फिरोज शाह तुगलक जो है ये सल्तनत का, इसे भी अकबर कहते हैं क्योंकि इसने भी काफ़ी अच्छे काम किए थे। अब फिरोज शाह तुगलक के बाद नसरुद्दीन महमूद की बात करते हैं। एक तो इन लोगों का नाम इतना अजीब होता है कि प्रोनाउंस ही नहीं हो पाता। चलिए, नसरुद्दीन महमूद के समय तुगलक वंश का बिखराव जो है वो बहुत तेज़ी से होने लगा। इसका पंजाब का सूबेदार खिज़र खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1398 में मिसोल सेनापति तैमूर लंग ने इस पर आक्रमण कर दिया। तैमूर लंग के डर से ये दिल्ली छोड़कर भाग गया। तैमूर लंग ने खिज़र खान को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त कर दिया। तैमूर लंग के आक्रमण से तुगलक वंश का अंत हो गया और नसरुद्दीन तुगलक वंश का अंतिम शासक रहा। 1414 में खिज़र खान ने इसकी हत्या कर दी। किसकी की? नसरुद्दीन तुगलक की। तो आप लोग हम देखते आ रहे होंगे कि सीक्वेंस ऐसा ही चलता है। अब एक राजा कोई बहुत अच्छा होता है, शक्तिशाली होता है, वो अच्छा वर्क करता है, फिर धीरे धीरे कोई एक बहुत कमज़ोर टाइप का राजा हो जाता है, उसको मार के दूसरे वंश की स्थापना हो जाती है। वैसे ही 1414 में खिज़र खान ने नसरुद्दीन तुगलक की हत्या कर दी और सैयद वंश का स्थापना हो गया। तो सैयद वंश का स्थापना किसने किया? तो खिज़र खान ने किया। ये सीक्वेंस से यही होते आया है, एक को मारो दूसरा राजा बना, दूसरे को मारो तीसरा राजा बना। चलिए, सैयद खां के बारे में, सैयद वंश के बारे में पढ़ते हैं। सैयद वंश का संस्थापक जो है वो खिज़र खां था, जिसने नसरुद्दीन महमूद की हत्या की। खिज़र खान ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि तैमूर लंग जो है उसने दिलवाया था। इस वंश के शासक मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की। अब ये सवाल पूछ सकता है कि सैयद वंश में किसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और किसने धारण की? इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह बना। 1451 में बहलोल लोदी ने इसकी हत्या कर दी और लोदी वंश की स्थापना की। हो गया। सैयद वंश के काल को मकबरा निर्माण का काल कहते हैं। पहली बार मकबरा का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया, किंतु शुद्ध इस्लामिक पद्धति पर मकबरा का निर्माण जो है वो बलबन ने करवाया था। चलिए अब जानते हैं लोदी वंश के बारे में। तो लोदी वंश जो है 1451 से 1526 तक चला। यह भारत का पहला शुद्ध अफगान था। लोदी वंश, इस वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। इसने जौनपुर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। इसने एक सिक्का चलाया जिसे बहलोल सिक्का कहते हैं। बहलोल सिक्का अकबर के काल तक प्रचलन में था। अगला शासक सिकंदर लोदी बना। यह इस वंश का सबसे योग्य शासक था, सिकंदर लोदी। इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। इसने ताजिया निकालने तथा महिलाओं को मजार पर जाने में से जो है प्रतिबंध लगा दिया था। मेरी समझ में नहीं आता है महिलाओं से इन लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है। इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इसने 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने पराजित कर दिया। किसको? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी के संबंधी आलम खां लोदी एवं दौलत लोदी ने इब्राहिम लोदी को मारने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और मुगल वंश की स्थापना कर दी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसे युद्ध के मैदान में मारा गया। तो ये क्वेश्चन आराम से बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र कौन सा शासक था जिसे युद्ध के मैदान में मारा गया। और रही बात पानीपत के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध की, तो इसमें से अनेकों क्वेश्चन हमेशा बनते आए हैं, ना सिर्फ सीटेट में। इनफैक्ट जितने एग्जाम्स होते हैं, टीचिंग एग्जाम में भी या फिर और भी कोई एग्जाम ले लो जिसमें आपका जीएस का पोर्शन होता है, तो इसमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ओके, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और नेक्स्ट पार्ट में मैं मुगल वंश लेकर आऊँगी। थैंक यू।